बच्चों वंस अगेन वेरी वॉर्म वेलकम इन रीड टू लर्न अटैक। बच्चों हम 12th क्लास की केमिस्ट्री सीरीज में सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर चुके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने अभी एक लेक्चर किया था जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट जो उसका पोर्शन था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वो हम कंप्लीट कर चुके। सेकेंड एस्पेक्ट जो हमारा होगा इलेक्ट्रोलिसिस का दैट वुड बी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी किसी रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है वो कितना होगा उसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से करेंगे। क्वालिटेटिव में हमने कर लिया था क्या लिबरेट होगा, लेकिन क्वांटिटेटिव में करेंगे कितना लिबरेट होगा। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये बात बच्चों कॉमन है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी फैराडेज लॉज आते हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आते हैं। तो बच्चों क्या है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों ये जो फैराडे लॉ है ये हमारे दो है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट फैराडे लॉ और सेकंड फैराडे लॉ। बच्चों ये फैराडे लॉ स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट और बता दूं, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एसी करंट के लिए नहीं होंगे। अगर आपसे कहे कि करंट की सप्लाई एसी दी गई है तब आप बताइए, तो आपका नो डाउट आंसर 0 होगा, आपका कोई डिपोजिशन या लिबरेशन नहीं होगा। ये किसके लिए वैलिड होगा बच्चों, ये वैलिड होगा हमारा डीसी करंट के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और एक बार आ चुका है जब नीट का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होता था तो उसने बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया था और नीचे छोटा सा लिख दिया था एसी करंट इज सप्लाइड। तो अगर एसी करंट सप्लाई करेंगे तो सारा आंसर आपका 0 आएगा। अब बच्चों ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये आपके दो होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट लॉ और एक होता है आपका सेकेंड लॉ। फर्स्ट फैराडे लॉ और सेकेंड फैराडे लॉ मैं आपको कंपैरेटिवली बता देता हूं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए, 10 मिनट तो सब कुछ क्लियर इसमें हो जाएगा। फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके ऊपर कोई सब्सटेंस एनोड के ऊपर यूजुअली लिबरेट होगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का मास रिप्रेजेंट करते हैं W से, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड is directly proportional to the charge flowing in the cell। जितना चार्ज आपने उसके अंदर फ्लो किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Q से। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, Q के। और हम जानते हैं बच्चों बचपन से Q इज इक्वल टू होता है हमारा IT। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा हमारा IT। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट क्या लगाते हैं हम, W इज इक्वल टू ZIT। ये Z क्या है ये Z, ये सेकंड लॉ हमें बताएगा, लेकिन यहां पे हम इसका नाम ले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको हम कहते हैं Z। तो हमारा वर्किंग मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू ZIT। अब Z की वैल्यू क्या होगी, क्या हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि करंट तो आपको देगा, करंट एम्पियर में, और टाइम हमेशा आपको रखना है यहाँ पे किसमें, सेकंड में। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका W की वैल्यू आएगी। लेकिन अब हम पता कर लेते हैं तो वो Z क्या है, Z को कैसे निकालेंगे हम, तो वो हम देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ से। तो क्या होगा बच्चों, फैराडे सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब भी कोई सब्सटेंस आप सेल एक से ज्यादा सेल को आपने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया, एक से ज्यादा सेल, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो भी कनेक्ट कर दिया आपने, तो वो ये कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस, इस केस में भी मास ऑफ सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा, E क्या है यहाँ पे बच्चों हमारा, इक्विवेलेंट मास, हिंदी में जिसे क्या देते हैं तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, E के होगा। अब अगर हमारे पास
दो सेल या तीन सेल, दो सेल की बात कर लेते हैं, हमने सीरीज में लगाए हैं, तो हमें पता है E, अगर इक्विवेलेंट मास E2 है, इसके लिए मास W1 है, इसके लिए मास W2 है। तो बच्चों क्या होगा इस केस में हमारा W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2 लिख सकते हैं हम, या मोर ओवर E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू Z1 I1 T1 डिवाइडेड बाई Z2 I2 T2। यस नो? क्योंकि यहां पे हमें पता है W इज इक्वल टू क्या था बच्चों, ZIT, इसी की वैल्यू को वहां पे पुट कर दिया। अब क्योंकि सेल सीरीज में है और आपको पता है सीरीज के अंदर टाइम और करंट सेम रहेगा, भाई सेम टाइम पे करंट फ्लो कराएंगे, सेम करंट फ्लो कराएंगे, आपका सीरीज में एक ही करंट जाएगा। तो I1 T1 किसके बराबर होगा, I2 T2 के बराबर होगा। इट मीन्स वी कैन से E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाई Z2। मोरओवर वी कैन से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, यानी इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया बच्चों, Z के आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, इस कांस्टेंट को कहते हैं हम बच्चों F इंटू Z। क्या कहते हैं, F इंटू Z। F जो नाम है साइंटिस्ट का, F कहते हैं किसको, फराडे। क्या कहते हैं, F कहते हैं फराडे। इसका मतलब Z जो था, Z क्या था हमारा, हमने यहाँ पे बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z की बात कुछ यहां से हमारी क्लियर हुई। तो Z अब यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, Z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई F। अब ये भला हमें F क्या है, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे। F क्या होता है बच्चों, F होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज कैरी करते हैं, जितना चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम F कहते हैं। F का मतलब क्या हुआ बच्चों, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, F बोल देते हैं। और वो कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मोल का मतलब क्या होता है, हम बचपन से जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लमसम वैल्यू हम लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, वो होती है हमारी 96500 कूलाम। कितनी होती है, 96, थोड़ी सी ज्यादा आती है लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लेते हैं 96500 कूलाम। तो ये फेराडे है। 1 फेराडे वो चार्ज है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। तो क्या हो गया आपका, F की वैल्यू अब यहां से निकल आई आपकी, यानी अब फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई F इंटू IT, या E डिवाइडेड बाई 96500 इंटू IT। ये वो फॉर्मूला होगा बच्चों जिससे आप किसी भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हुआ है या किसी भी सब्सटेंस कितना मास लिबरेट हो, गैस लिबरेट होती है वैसे, तो उससे हम पता कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट मास क्या भला होती है बच्चों, मैं शॉर्ट में आपको वो भी बता देता हूं कि इक्विवेलेंट मास को हम कैसे निकालेंगे। देखिए इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर को J फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये होगा आपका किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइडेड बाय उस पे जितना चार्ज है। जैसे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2, तो 40/2। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 27/3। जिंक के ऊपर +2 चार्ज है तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया आपका, जिंक का मोलर मास 65 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अच्छा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गैस के इक्विवेलेंट निकालने में, सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम ये आती है गैस के इक्विवेलेंट निकालने में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद रखना है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास होता है 5.6 लीटर, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास होता है आपका 11.2 लीटर, और इसके अलावा क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास होता है आपका 11.2 लीटर। 11.2 लीटर ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, मास नहीं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम है आपका, ठीक है ना। क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट वॉल्यूम।
यानी इक्विवेलेंट वॉल्यूम बच्चों क्या है, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, 1 फैराडे, वो तो हमने बता दिया कि चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, लेकिन 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है क्या? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वो है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को या तो डिपॉजिट करे या लिबरेट करे। किसी भी सब्सटेंस के 1 फैराडे वो इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करे या लिबरेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिंपल सा समझाता हूं तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आपके ऊपर m+n चार्ज है, इस सब्सटेंस के ऊपर कितना चार्ज है? n चार्ज है। तो बच्चों जितना चार्ज उसके ऊपर होता है उतने फैराडे, कुछ भी चार्ज हो mn 1 2 3 4, उतने फैराडे चाहिए उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। जितना चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर उतने फैराडे चाहिए, इक्विवेलेंट को नहीं, उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +3। इसके 1 मोल को, 1 मोल का मतलब 27 ग्राम, 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे चाहिए बच्चों? 3 फैराडे। हालांकि अब वही बात आ गई जो मैंने यहां लिखी थी, 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करता है। अगर मैं 1 फैराडे की बात करूं तो कितने ग्राम को डिपॉजिट करेगा? इसके 9 ग्राम को। 9 ग्राम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या है आपका? 27 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया? 9 ग्राम। इसका मतलब 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करता है, जबकि जितना चार्ज होता है वो उसके 1 मोल को डिपॉजिट करता है। सीधा सीधा आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, एक तो पॉइंट की बात बच्चों हमारी यहाँ पे ये हो गई। इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपको पता रहना चाहिए, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट मास तो आपका निकाल सकते हैं, वॉल्यूम में कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे जो ये रिलेशन हमने बताया आपको, W = ZIT, आपको पता है ये जो वर्क किया जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए वर्क किया जाता है। आपको पता है चांदी के आर्टिकल्स सोने के बना दिए, ये आपको पता है यहाँ पे एक सिटी है मुरादाबाद, उसके अंदर बड़ा पीतल का उसके अंदर काम होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब की जाती है बच्चों, तो इसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा सिल्वर आर्टिकल्स पे गोल्ड की लेयर चढ़ाई जाती है, तो ये लेयर की थिकनेस क्या होगी, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। अब हमको पता है मास इज इक्वल टू, बल्कि अगर हम ये कहें डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सब्सटेंस जो भी होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो आपको पता है। यानी वॉल्यूम को हम एलेबरेट करेंगे, यहां से मास इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू जो भी उसका थिकनेस है, एल ले लें या टी ले लें, कैपिटल टी। कैपिटल टी को क्या बोल देंगे हम? थिकनेस। थिकनेस। तो बच्चों मास की जगह क्या कर देंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू एरिया इंटू थिकनेस। एरिया को ले लें ए, तो ये आ जाएगा डी इंटू ए इंटू टी। तो डब्ल्यू की जगह वैल्यू उठा के पुट कर दें, डी ए टी इज इक्वल टू ZIT। ये एक फॉर्मूला होगा जिससे आप थिकनेस जो भी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है उसकी थिकनेस आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का एलिब्रेशन ये होगा। अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चन इस तरह का आपसे पूछेगा कि बताइए करंट एफिशिएंसी इसलिए इतनी है तो करंट कितना चाहिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन इस पे बेस बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे ये कहता है कि हमने MnO4 नेगेटिव को कन्वर्ट किया Mn+2 में। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने फैराडे ये प्रोसेस को करने में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +7, यहाँ ऑलरेडी +2 है, डिफरेंस कितने का है आपका? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए? 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चार्ज कितना? 96500 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 इंटू 96500 कूलम, इतना आपको चार्ज चाहिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो ये बोल देता है कि इफ करंट एफिशिएंसी इज करंट एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं 50%। अगर करंट एफिशिएंसी 50% है तो बताइए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी।
मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करें, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करा रहे हैं करंट उसमें से, उसका 50% ही यूजेबल है, 50% वेस्ट हो रहा है। बिना कुछ सॉल्व किए आप आंसर बता सकते हो इसका कि हमको चाहिए कितने थे, 5 फैराडे, ठीक है ना। 5 तो इस काम को करने के लिए चाहिए, जो पीछे से करंट आ रहा है वो हमारा उसमें से आधा वेस्ट हो रहा है, यानी 5 तो चाहिए ही चाहिए ना, तो पीछे से कितना आना चाहिए, 10 फैराडे करंट उसके अंदर आना चाहिए, यानी आंसर इसका सिंपल लैंग्वेज में आपको ऑब्जेक्टिव करने के लिए 10 होगा। अच्छा वैसे रखें अगर आप, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आई, ठीक है, जो करंट हमें आ रहा है, क्या है, आ रहा है, और जो करंट हमें चाहिए, आ रहा है और चाहिए, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, चाहिए, हमें तो चाहिए ना, कितना चाहिए, I चाहिए इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों हमारा, 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू जो करंट आ रहा है, आ रहा है, कितना करंट आ रहा है हमारा, 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आया है बच्चों, 10 फैराडे, आंसर कितना आ गया हमारा, 10 फैराडे, ठीक है। इसका डबल करंट हमको चाहिए, करंट जो चाहिए हमें वो डबल चाहिए, पीछे से तो करंट एफिशिएंसी से हमें तो लग रहा था अगर 100% होती तो 5 फैराडे ही चाहिए होता। इस तरह का एक क्वेश्चन भी हमारा इसके ऊपर बन सकता है बच्चों। बच्चों ये ब्रीफ में मैंने आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, आप क्वेश्चन करिए। जैसे आपसे कहता है एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन को हम कन्वर्ट कराएं एनिलीन में, NH2 में, तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अगर करंट एफिशिएंसी 50% है, तो ऐसा क्वेश्चन ओरली आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, या +3, या नाइट्रोजन निकालो -3, प्लस से माइनस कितना 6 फैराडे, लेकिन अगर करंट एफिशिएंसी 50% है तो इसका डबल कर दो, 12 फैराडे कर दो। आपको करना क्या है, करंट एफिशिएंसी अगर इसमें समहाउ 60% होती तो आप कैसे करते, आप ये करते 6 इंटू 100/60, जो भी परसेंटेज करंट एफिशिएंसी, बच्चे गलती ये करते हैं ऊपर 60/100 कर देते हैं तो परसेंटेज है, नहीं, आपको ये पूछ रहा है कितना चाहिए करंट आपके अंदर, जो मैंने वो बताया ना फॉर्मूला आपको, आ रहा है डिवाइडेड बाई चाहिए, तो चाहिए कितना होगा, आ रहा है कितना, जो मतलब उसने अगर 100% एफिशिएंसी होती तो तब आता। तो बच्चों ये ब्रीफ में मैंने आपको एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सेकंड लॉ फैराडे सेकंड लॉ का मैंने आपको बताया, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करिए, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पे आता है। ओके, गुड लक, सी यू।